डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो चैनल। हम लोग पिछला वीडियो देखे जहां हमको लगता है कि आपके दिमाग पर पड़ा धुंध खत्म हो गया होगा कि चार्ज क्या है, डिस्चार्ज क्या है, आवेशन क्या है, अनावेशन क्या है, कैसे आवेश उत्पन्न होता है, क्या होता है। आइए आज हम लोग बात करें कैपेसिटी और कैपेसिटर की। कैपेसिटी एंड कैपेसिटर। तो सबसे पहली बात बता दें कि कैपेसिटर जो है एकदम न्यू नेम है। 1926 के बाद ये नाम एग्जिस्टेंस में आया है। कैपेसिटर को पुराने ज़माने में कंडेंसर कहते थे। सिंपल बात है। ये स्थिर विद्युत क्षेत्र में काम करता था। उस सब समय में करंट इलेक्ट्रिसिटी का इतना विकास नहीं हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक्स तो आया ही नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक्स जब आने लगा तो फिर हमको एक ऐसे कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करे, यानी विद्युत क्षेत्र में काम करे। और आप तो जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र एसी होता है, अल्टरनेटिंग होता है, और स्थिर विद्युत क्षेत्र डीसी होता है। ये डायरेक्ट करंट देता है, ये एसी देता है। तो एसी फील्ड में काम करने वाला जब कंडेंसर बनने लगा तो तरह तरह के डिजाइन, तरह तरह के कंडेंसर बनने लगे। अब इस कंडेंसर का नाम बदलकर कह दिया गया कैपेसिटर। अभी भी हम लोग भी और बहुत सारे टीचर और हम लोग बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट समझते हैं कि कैपेसिटर और कंडेंसर एक ही चीज़ है। लेकिन तुम इसका एक छोटा सा अंतर समझो कि ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में काम करता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करता है। यानी ये करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोगी है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उपयोगी है। तो हम लोग तो ज़्यादातर यही वाला पढ़ेंगे, यही वाला कंडेंसर पढ़ेंगे, और ये वाला कैपेसिटर हम लोग बाद में पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करेगा। इसके बहुत रूप होते हैं। ये भी कंडेंसर। सर आप तो सब बताते हैं, यही बुझाता नहीं है ये क्या है कैपेसिटर और क्या है। तो सुनो, सबसे पहले विद्यार्थी तुम कैपेसिटी शब्द का माने समझो। कैपेसिटी माने क्षमता। तुमको हमारे पिछले वीडियो की एक कहानी याद होगी कि अजय और विजय दो भाई थे। अजय कितनी रोटी खाता था? 2 रोटी। विजय कितनी रोटी खाता था? 8 रोटी। दोनों कहाँ गए थे? ससुराल। इसको सास ने कितना दिया? 2 रोटी। इसको भी कितना दिया? 2 रोटी। तो ये हो गया चार्ज और ये हो गई कैपेसिटी। C1 C2। Q1 Q2 बराबर था और C1 C2 बराबर नहीं था। तो V1 हो गया Q1 बटे C1 यानी 2 बटे 2 यानी 1 वोल्ट, और V2 हो गया Q2 बाई C2 यानी 2 बटे 8 यानी 1 बटे 4 वोल्ट। याद पड़ा? नहीं पड़ा तो मेरा पिछला वीडियो देखो। तो फिर दोनों असंतुष्ट में ये तो संतुष्ट हो गया, इसकी जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना चार्ज मिल गया। लेकिन इसे तो चाहिए था 8 रोटी और इसे मिली 2 रोटी, तो ये तो बेचैन हो गया। यही बेचैनी आवेशों के प्रवाह का कारण बनती है। और आवेश के 2 गुणों की व्याख्या जस्ट पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं कि आवेश में विपरीत आवेश को खींचने का गुण होता है। और आओ अब हम तुमको फिर पुराने वीडियो में ले चलते हैं जहां हमने कहा था कि अगर हम किसी को Q कूलाम आवेश दें और उसकी कैपेसिटी C हो तो C का मान क्या होगा। तो हमने बताया था C का मान Q बटे V होगा। और Q आवेश से आवेशित गोले का विद्युत विभव मैंने पिछले वीडियो में बताया है, Q बटे 4πε0 इंटू R होगा, जहां R इसकी त्रिज्या है। तो ये Q कट गया, तो कैपेसिटी क्या होगी? 4πε0 इंटू R। चलो 1 मीटर का एक गोला सोचते हैं कि चलो भाई 1 मीटर
1 मीटर गोला का पेट है, ये पेट है, ये गोला है मेरा गोल गोल पेट, देखिए रहे हो विद्यार्थी, ये 1 मीटर रेडियस का है। तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, C बराबर 4πε0 गुना 1 फैराड। अब 1/4πε0 बराबर होता है 9 गुना 10⁻9 होता है, ये तो तुमको पढ़ाए हैं। तो इसको उलट दोगे तो 4πε0 क्या हो जाएगा, 1/9 गुना 10⁻9 फैराड। तो ये क्या हो जाएगा 0.11 गुना 10⁻⁻9 फैराड। तो ये कितना हो जाएगा 0.11 नैनो फैराड। तो क्या तुमको लगता है कि इसकी धारिता बहुत ज़्यादा है 1 मीटर के गोले की? तो तुम्हारा जवाब होगा कि नहीं, इसकी धारिता तो बहुत ज़्यादा नहीं है। कितनी है देख ही रहे हो, 0.11 नैनो फैराड, तो बहुत कम है। 10⁻⁻9 यानी 1 फैराड का खरबवां हिस्सा, तो बहुत कम है। तो इतने बड़े गोले की कैपेसिटी बहुत कम है। क्लियर, यह तुम जान रहे हो। और कैपेसिटी एक नियतांक है। अब एक काम करते हैं, फिर भी हम इस गोले को चार्ज देना शुरू करते हैं। हम इस गोले को क्या करते हैं, चार्ज देना शुरू करते हैं। चलो चार्ज दिया, चार्ज दिया। तुम तो जानते हो कि चार्ज पूरे सरफेस पर चारों बगल फैलता है। चलो न किसी एक तरफ हम ध्यान रखते, चलो चार्ज देते गए देते गए देते गए, इसका वोल्ट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और इसकी धारिता तो फिक्स है। तो एक समय आएगा जब ये क्या कहेगा कि अब हम चार्ज नहीं लेंगे। हम कहेंगे क्यों, क्यों चार्ज नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा विभव इतना अधिक बढ़ गया है कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। ये अपने चारों बगल विद्युत बल रेखाएं उत्सर्जित करेगा, और इन बल रेखाओं में क्या गुण होगा, यहाँ तो हवा है, और हवा में भी परमाणु है, और परमाणु में भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगेगा। समझने की कोशिश करो। और प्रोटॉन को दूर ठेलने लगेगा। नतीजा होगा कि हवा पर एक संवहन धारा बनेगी और इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। स्पार्किंग होते देखे हो हाई वोल्टेज पर, और तार को जलकर टूटते देखे हो, तो तार तो जल के टूट जाएगा। अब वैज्ञानिक सोचा कि हम इसका आकार बढ़ा दें। तो इसका आकार बढ़ा दें, खूब बड़ा आकार कर दें, तो इसकी धारिता बहुत बढ़ जाएगी। चलो हम देखते हैं कि 1 फैराड, आप पहले भी देख चुके हैं, ये दोबारा बता रहे हैं कि हमको 1 फैराड का एक गोला लाना है। तो अभी तुरंत फार्मूला पढ़े हो पिछला, अभी तुरंत अभी हम गए भी नहीं है, यही ना फार्मूला है, C बराबर 4πε0 इंटू R। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू C। अब ये फार्मूला तुम यहाँ यूज करो इस जगह में। ये फार्मूला तुम यहाँ यूज करो, इसको यहाँ पर तुम हो। तो R बराबर 1/4πε0 गुना C। तो ये क्या आ जाएगा, 9 गुना 10⁻9 गुना 1 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा, 9 गुना 10⁻6 किलोमीटर। अगला वाला याद आया, 90 लाख किलोमीटर। अब इतना बड़ा गोला कहाँ से लाओगे और कहाँ रखोगे, सोचो, दिमाग लगा। तो हर एक चीज की एक आवेश लेने की क्षमता होती है। यही क्षमता को इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कहते हैं। उस क्षमता से ज़्यादा चार्ज देने पर वह चालक जल जा सकता है, नष्ट हो जा सकता है। अब आकार हम बढ़ा नहीं सकते हैं,
ज़रूरत से ज़्यादा तुम देख ही रहे हो, 1 फैराड अगर हमको चाहिए कैपेसिटी, अगर हमको ये चीज़ 1 फैराड चाहिए तो हमको इतना बड़ा गोला लाना होगा, जो कदापि संभव है नहीं। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, 6500 किलोमीटर है, कहाँ 90 लाख किलोमीटर, तो ब्रह्मांड को छेक लेगा। कहाँ से वैसा गोला लाएंगे? तब वैज्ञानिक बड़ा चिंतित हो गया कि क्या करें क्या करें क्या करें, क्या कोई उपाय है कि हम इसके आकार को नहीं बदलें और हमारा जो है कैपेसिटी बढ़ जाए? तो डियर सन्स एंड डॉटर, इसी व्यवस्था का नाम है संधारित्र। समझ गए? अब इसी चीज का नाम हो गया है संचक। तो संधारित्र या संचक क्या है विद्यार्थी? तो यह एक व्यवस्था का नाम है। जैसे इसका नाम है न शर्ट, और यह एक व्यवस्था है कि यह हमें ठंड से बचाती है, धूप से बचाती है और हमारे शरीर की सुंदरता को बढ़ाती है। उसी तरह संधारित्र या संचक एक व्यवस्था है और यह व्यवस्था धारिता को बढ़ाती है, धारिता को बढ़ाती है। अब तुम पूछोगे कि कैसे, धारिता को कैसे बढ़ाती है? तो आओ देखो समझो। चलो यह एक कुचालक स्टैंड ले लो, ठीक है। अब इस कुचालक स्टैंड पर यह एक प्लेट ले लो, इसको रख दो कुचालक स्टैंड पर, ठीक है, और इसको सप्लाई से चार्ज दो। चलो कंडक्शन से चार्ज दो, चालन क्रिया द्वारा चार्ज ला। चार्ज इस पर आया, चलो इसकी कैपेसिटी कुछ मान लो 1 माइक्रोफैराड, और इस पर चार्ज आया 10 माइक्रोकूलाम। इसके बाद तुमने चार्ज देना बंद कर दिया, तुमको लगा कि अब हम चार्ज देंगे तो ये अब दिक्कत करेगा। तो चलो तुम्हारा चार्ज हो गया 10 माइक्रोकूलाम और इसकी कैपेसिटी है 1 माइक्रोफैराड। तो इसका विभव कितना हुआ विद्यार्थी? सोचो, V बराबर Q/C, यानी 10 माइक्रोकूलाम अब बाय 1 माइक्रोफैराड, तो ये कट गया, 10 वोल्ट हो गया। चलो इसकी कैपेसिटी 10 वोल्ट हुई, यानी चलो मान लो कि हमारे पास भगवान जी हैं और भगवान जी ने घंटी बजा दिया और कहा कि वर्मा जी हाँ अब नहीं दीजिएगा चार्ज। काहे भगवान जी? अब अगर चार्ज दीजिएगा तो आपके प्लेट की कैपेसिटी 10 वोल्ट है, इससे ऊपर चार्ज दीजिएगा तो हवा में इलेक्ट्रिक स्पार्किंग होके ये जल जाएगा। तो हमने पूछा कि भगवान जी अब हम क्या करें, कैसे इसका कोई उपाय करें? तो भगवान जी ने कहा एक काम करिए वर्मा जी। हमने कहा क्या? कहा एक काम करिए, एक दूसरा प्लेट लाइए और इसके पास खाली रख दीजिए, इसमें सटाइएगा नहीं, इसके पास रख दीजिए। तो क्या होगा आप सोचिए। तो अभी तुरंत आप पढ़े हैं, अभी हम पिछला वीडियो में आपको पढ़ाए हैं कि इससे ये विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, यही विद्युत तीव्रता की दिशा होगी और ये ऋण आवेशों को अपनी ओर खींच लेंगी और धन आवेशों को यहाँ विकर्षित कर देंगी। यही ना स्थिर विद्युत प्रेरण। अतः क्वेश्चन कभी आएगा संधारित्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो स्थिर विद्युत प्रेरण। अब आप सोचिए कि ये जब इसको खींच लेंगी, ठीक है सब का सब नहीं खींच पाई, कुछ ही खींच पाई, तो इस पर मान लीजिए कि -5 वोल्ट का विद्युत विभव उत्पन्न हुआ। चूंकि ये नज़दीक हैं, इस पर -5 वोल्ट का विद्युत विभव उत्पन्न हुआ।
क्लियर। तो ये जो भीतर वाली सतह पर -5 वोल्ट का विद्युत विभव उत्पन्न हुआ, इसने इस 10 वोल्ट को 5 वोल्ट से घटा दिया। तो अब इसका विभव अपने आप केवल इसके लौने से घटकर कितना हो गया, 5 वोल्ट। तो इसकी चार्ज लेने की क्षमता और बढ़ी या नहीं बढ़ी। तब तक भगवान भोलेनाथ फिर आ गए, कहे क्या हुआ वर्मा जी। हमने कहा सर कुछ तो बढ़ा लेकिन मजा नहीं आया। तो इसने भगवान जी ने कहा कि एक विधि और बताते हैं। अब आप एक सुचालक तार ले लीजिए वर्मा सर और इसको भूधरित कर दीजिए, भूधरित कर दीजिए, इस सुचालक तार को भूधरित कर दीजिए। हमने पूछा कि सर इससे क्या फायदा होगा। तो भगवान ने कहा कि पृथ्वी पर तो अनंत आवेश है, इन्फिनाइट पॉजिटिव चार्ज है और इन्फिनाइट नेगेटिव चार्ज है, और समुद्र से 10-20 लोटा जल निकाल लेने से क्या कोई फर्क पड़ता है। तो हमारा आंसर था नहीं। यही कहलाता है अर्थिंग, जिसको आप देहाती भाषा में अर्थिंग समझते हैं, यही है अर्थिंग। और इसको संस्कृत में कहते हैं भूधरित करना, भूयोजित करना, अर्थ करना। तो हमने ये किया, ये करते ही क्या हुआ, फ्री है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है। हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, मेरा एकदम शुरू का वीडियो देखिए, वहीं हम बता चुके हैं बाउंड चार्ज क्या। ये तो इसके आकर्षण में बंधा हुआ है, और कहानी सुना चुके हैं गंगा जी में अमिताभ बच्चन के आने की। ये तो इसके आकर्षण में बंधा हुआ है, कहाँ जाएगा। और ये तो फ्री है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स इसे फ्यूज करते चले जाएंगे। नतीजा क्या होगा, नतीजा क्या होगा कि यहाँ पर चार्ज और प्रभावी रूप से बढ़ेगा। और आपको जानना चाहिए कि जितना चार्ज यहाँ रहता है ठीक उतना ही अपोजिट चार्ज यहाँ प्रेरित होता है, अगर ये दोनों काफ़ी नज़दीक हों और यह भूधरित हो। तो अब क्या हुआ कि नेट चार्ज 0 हो गया, तो इसकी चार्ज लेने की क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई। अब आप बताइए, हमने आकार को बढ़ाया हाँ या ना, तो जवाब होगा ना। हमने कुछ किया हाँ या ना, हाँ। क्या किया, एक दूसरा समान क्षेत्रफल का चालक लाके और जहाँ तक हो सका नज़दीक में रखा। आपको हम बताएंगे, हमारा जब अभी तो ये चल रहा है समझाओ क्लास, क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत है कि आप क्वेश्चन आंसर कराते हैं लेकिन हम लोगों के समझ में कुछ नहीं आता है। तो ये समझाओ क्लास चल रहा है, तो आप अब समझ लीजिए और आपके मन से अब हम हटाएं कि संधारित्र का मेन काम क्या है। देखिए, जितना भी हम आपको समझाते हैं, जितना भी पंखा है, क्लियर, यानी जो घूमने वाली चीज है, ये घूमने वाली चीज जो घूमती है, कौन घूमता है, पंखा, कूलर का पंखा है ना, मोटर, ये सब घूमता है। सामान्य अवस्था में मोटर क्या रहता है, स्थिर। इसका कॉइल, आप तो मोटर पढ़े हैं 10th क्लास में। सामान्य अवस्था में इसका कॉइल क्या रहता है बताइए, स्थिर। ये तो स्थिर है, तो ये तो स्थिर जड़ता में है, और स्थिर जड़ता वस्तु का वह गुण है स्टैटिक इनर्शिया, जिसके कारण वह घूमने का विरोध करता है। तो जैसे ही मोटर को घुमाना आप चाहते हैं तो आपको ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। तो आप अपने पंखा में तार के साथ ऐसा वाला एगो उजला वाला बैटरी ऐसे लगा हुआ देखे होइएगा, जानते हैं यही है कंडेंसर। इसका काम क्या है, इसका काम है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई होने से ये पहले चार्ज हुआ। तो आप यह भी तो जानते हैं कि विद्युत किससे बनता है, तो आवेश से। तो सिंपल, तो मेरा तो एकदम सिंपल पढ़ाई का तरीका है, रहेगा तो बहेगा।
तो चार्ज रहेगा तब न बहेगा। चूंकि यह चार्ज को जमा करके रखता है इसलिए इसका नाम पड़ा संचक। संचक माने संचित करने वाला। अब समझे? समझे इसका नाम कैपेसिटर क्या चीज है? कैपेसिटर माने संचक। और ये क्या संचित करता है? रुपया, पैसा, हाथी घोड़ा? जी नहीं, आवेश। और ये इसकी स्थिति ठीक उस पिता के तरह है जो पुत्री के जन्म लेते ही संचित करने लगता है धन, रात दिन जोड़ने लगता है। और जैसे जैसे पुत्री उसकी विवाह योग्य होते जाती है इसकी चिंता बढ़ते जाती है, और जिस दिन उसे योग्य वर मिल जाता है वो सब कुछ उछल देता है। तो जैसे ही आप फैन का स्विच ऑन करते हैं, मोटर का स्विच ऑन करते हैं, आपने देखा होगा कि तमाम जगह का वोल्ट कुछ घटता है। क्यों? क्योंकि इसको चाहिए ज़्यादा करंट। क्यों? क्योंकि ये तो स्थिर जड़ता में है ना, घूमना नहीं चाहता। और फिर तो आप न्यूटन के गति का नियम जानते हैं, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी और घूम गई तो घूमिए गई। आप कभी कभी देखे होइएगा कि कोई कोई पंखा स्विच देने से नहीं जलता है, तब आप बचवा सबको कहते रे रे ना या सोनिया अगर जरा से घुराओ तो एक डंटा मारे तो पंखा का, तो आप पंखा में एक डंटा मारते हैं, पंखा हल्का हल्का घूमने लगता है, और तब आप स्विच देते हैं तब पंखा फिर पिकअप पकड़ लेता है। इसका मतलब स्टार्ट के समय इसको बहुत ऊर्जा चाहिए, और यही ऊर्जा जो ये स्टोर करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है विद्यार्थी कैपेसिटर। क्लियर? क्लास हम लंबा नहीं करेंगे, हम आपको बताएं एक क्वेश्चन आंसर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सब पढ़ आएगा होगा नहीं, लेकिन चलो अगर कभी आ जाए कि संधारित्र कंडेंसर और संचक की तुलना करें तो आप ये लिखिएगा कि कैपेसिटर का ही पुराना नाम कंडेंसर है, इसी का पुराना नाम कंडेंसर है। 1926 ईस्वी के बाद इलेक्ट्रिक कंडेंसर को इलेक्ट्रिक कैपेसिटर कहा जाने लगा है। तो कुछ विद्वान तो दोनों को एक समझते हैं, हम भी समझते हैं, हम भी बोलते ही हैं कि अरे मोटा मोटी कैपेसिटर और कंडेंसर एक है। लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हैं, थोड़ा महीन बात समझिए। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, विद्युत क्षेत्र, स्थिर विद्युत क्षेत्र नहीं। ये कौन फील्ड है? ये है विद्युत क्षेत्र, और ये स्थिर विद्युत क्षेत्र। बस दोनों में यही सूक्ष्म अंतर है कि यह स्थिर विद्युत क्षेत्र में ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट है, ये भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। हम लोग इसको ये उसको ये कह देते हैं, लेकिन महीन अंतर हम समझते हैं कि यह जो है कैपेसिटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में ये काम करता है, और यह जो कैपेसिटर है यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में काम करता है। ये पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर हुआ इसका कि अब तुम पूछोगे ये तो लाइन नहीं लिखना है, तो दोनों इलेक्ट्रिक कैपेसिटी में ये समानता हम लिख रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रिक एनर्जी। तुम पूछोगे कि दोनों को समान क्यों कहा जाता है, कुछ सो क्या सब विद्वान, सब पढ़ाने वाले टीचर, सब लोग पागल हैं सर, आप ही बड़ा होशियार हैं। हम कहाँ कह रहे हैं यार कि हम होशियार, हम तो हरदम कहते हैं हम कुछ नहीं जानते। लेकिन हम इतना तुमको बता देते हैं कि दोनों को लोग एक ही क्यों समझते हैं, क्योंकि दोनों का काम है इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना। और ऐसा वो कब करते हैं? जब हम उनको धारा देते हैं। धारा जब हम इनपुट करते हैं यानी देते हैं विद्युत धारा, तो वो विद्युत धारा लेकर पहले खुद को चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं। आवेशन के समय वे खुद को चार्ज कर लेते हैं। क्लियर? और जब हम उनसे करंट पास कराते हैं, उनके थ्रू करंट पास कराते हैं, तो वो अनावेशित होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं। और जब डिस्चार्ज होते हैं तो जो सप्लाई में हम करंट दे रहे हैं
इसके डिस्चार्ज होने से वो करंट और बढ़ जाता है। और पंखा, मोटर, ये सब को घूमने के लिए जो करंट चाहिए वो करंट उसको मिलने लगता है। इसलिए कैपेसिटर जो होता है वो जो ऊर्जा को जमा करता है और ऊर्जा को रिलीज करता है। कंडेंसर भी यही काम करता है। हाँ, कंडेंसर और कैपेसिटर का जहाँ तक वर्किंग प्रिंसिपल है तो दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल एक है। और देखना चाहोगे कि इस दोनों में क्या समानता है तो देखो, दोनों में 2 प्लेट होता है। और ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आया है। जो एक प्लेट होता है इसको कंडक्टर कहते हैं, कंडक्टर यानी चालक। इसका दूसरा नाम है संग्राहक, इसलिए इसको कलेक्टर प्लेट भी कहते हैं। और एक चीज जानो, ये विषम वाहित होता है, यानी कोई भी कंडेंसर या कैपेसिटर बनता है तो उसका कंडक्टर विषम वाहित होता है। इसको कलेक्टर कहते हैं, इसका नाम है कलेक्टर, जिसको तुम चार्ज देते हो। और जो ये भूधृत किया हुआ रहता है इसका नाम है संघनक, कंडेंसर। और तुमको एक चीज़ और बढ़िया पढ़ने वाले विद्यार्थी को बताएं, संघनन क्या चीज़ है, कंडेंसेशन क्या चीज़ है, कंडेंसेशन क्या चीज़ है, संघनन। क्या इसका कोई संबंध हीट से भी है? हाँ है, हीट से भी इसका संबंध है। भाप लोगे ना, भाप 100 डिग्री सेल्सियस पर, और इसको ठंडा करोगे तो क्या देखोगे कि भाप तो पूरा 100 लीटर के बर्तन में उड़ रहा था चारों बगल। लेकिन जब तुम इसको ठंडा करोगे तो क्या 100 लीटर पानी जमा होगा? जी नहीं, पानी का आयतन बहुत कम हो जाएगा। तो ये बहुत कम जगह में, तुम देखना आगे हम तुमको पढ़ाएंगे कि प्लेट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। ये दूरी जितनी कम होगी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये दूरी बहुत कम रखते हैं। अब ये दोनों कहीं गलती से सट नहीं जाए तो इसलिए इसके बीच में कोई एक कुचालक पदार्थ भर देते हैं ताकि ये दोनों आपस में सटे नहीं। और ये बहुत, जैसे सैंडविच मिठाई होती है ना, उस तरह का पेस्टिंग होता है। हम आ रहे हैं, समय काफ़ी हो रहा है, तुम थोड़ा बोर हो रहे होगे, इसलिए हम इसको यहाँ छोड़ते हैं मोटा मोटी। ये क्या करता है, स्मॉल स्पेस में अरेंजमेंट के द्वारा कैपेसिटी को बढ़ाता है। इसी व्यवस्था का नाम है कंडेंसर। ये 3 तरह का तुमको पढ़ना है, एक प्लेट वाला, दूसरा गोला वाला और तीसरा बेलन वाला। ये 3 कंडेंसर तुमको पढ़ना है, ये जान लो। तो बनावट के दृष्टिकोण से कंडेंसर 3 तरह का है। और तुमको सही पूछो तो कंडेंसर ही पढ़ना है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का तुमको कैपेसिटर पढ़ना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कैपेसिटर का नाम कंडेंसर ही है। तो कंडेंसर पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर्स बाद में पढ़ने हैं, आगे के कोर्स में तुम जाओगे। और लास्टली जाते जाते बता दें कि कैपेसिटर कंडेंसर 3 तरह के होते हैं। एक ये वाला सिंपल, दूसरा ये वाला, इसको कहते हैं पोलर कंडेंसर, इसको कहते हैं नॉन पोलर कंडेंसर। देख रहे हो डिजाइन। और तीसरा एक ये वाला होता है, इसको कहते हैं वेरिएबल कंडेंसर। इस तरह से कंडेंसर 3 तरह का हुआ, नॉन पोलर, पोलर और वेरिएबल। ये वेरिएबल कंडेंसर यही एसी में काम करता है। और ये सब कंडेंसर तुम अभी देखोगे, इस तरह का कंडेंसर पढ़ोगे। यही हम लोगों के पढ़ने का विषय वस्तु है। हमारा हमेशा सिद्धांत है फर्स्ट रीड देन प्रोसीड।
तो आज रहा ये FRTP, और अगले वीडियो में जब हम आ रहे हैं तब हम तुमको पढ़ा रहे हैं बिहार बोर्ड का कोर्स और उसका क्वेश्चन आंसर। अब तुमको सब चीज़ बढ़िया से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।